नमस्कार दोस्तों। प्रभात खबर के अतिथि से मिलिए कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच अतिथि हैं जल पुरुष और मैग्सेसे सम्मान से नवाजे गए राजेंद्र सिंह जी। हम राजेंद्र सिंह जी हमारे बीच हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि जल, जिसके बारे में रहीमन ने कहा कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, तो सिर्फ पानी का जो मामला है ये पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे प्रभावित कर रहा है। इस साल तपिश इतनी तेज हुई और मनुष्य को मारने वाली हुई कि बिहार में अकेले 250 के लगभग लोगों की जान चली गई गर्मी से। और दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि नदियां अपनी धाराएं बदल रही हैं तेजी से। पशु पक्षी जल जीव बड़ी संख्या में मारे गए हैं, नष्ट हुए हैं। ये संकट बहुत ही बड़ा है। हम जल पुरुष से इन सब चीजों पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह जो संकट है आने वाले समय में इससे बचने और इस संकट से उबरने का उपाय क्या है। तो पानी, गर्मी, जल, जीवन सबको समग्रता में लेते हुए हम राजेंद्र सिंह जी से सीधे मुखातिब होते हैं। राजेंद्र सिंह जी का प्रभात खबर कार्यालय में, डिजिटल कार्यालय में बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी मिथिलेश जी। जी। तो बात यहीं से शुरू करते हैं। आज ही के अंक में प्रभात खबर में एक भागलपुर से खबर छपी है, तस्वीर छपी है, जो हम चाहेंगे अपने साथी से भी कि वो दिखाएं कि एक और कैसे सूखे की स्थिति है, जमीन फट रही है। दूसरी ओर 150 किलोमीटर के रेडियस में एक जगह बाढ़ का पानी काफी तेजी से फैल रहा है। आखिर यह विरोधाभास, यह संकट क्या बताता है? देखो, जब भारत को आज़ादी मिली तब भारत में केवल 1% जमीन पर बाढ़ आती थी और 4% जमीन पर सुखाड़ था। आज़ादी के वक्त यदि हम ऐतिहासिक तौर पर देखें कि बाढ़ और सुखाड़ का भारत में क्या इतिहास रहा है और भारत के लोग उसको कैसे देखते हैं, तो त्रेता काल में राजा जनक के समय भारत में सबसे पहला सुखाड़ है जिसको हम ऐतिहासिक तौर पर मानते हैं। राजा जनक अपनी पत्नी के प्यार में महल में रहने लगा था और वो प्रजा के साथ उसका जो रिश्ता था और प्रकृति के साथ जो उसका संबंध था वो थोड़ा विच्छेद हो गया था। इससे प्रकृति बहुत नाराज हुई और राजा जनक के काल में बड़ा सूखा पड़ा। आप रामायण यदि पढ़ते हैं तो सीता के जन्म की कहानी इस चैप्टर में पढ़ सकते हैं, अध्याय में पढ़ सकते हैं। तो प्रजा उसके दरबार में गई और कहा कि राजा जनक, आप राजा हैं, आप केवल एक के प्यार में महल में रहेंगे तो प्रकृति का क्रोध बढ़ेगा और ये सुखाड़ बढ़ेगा और हम सब लोगों की जिंदगी तबाह होगी, हम सूखे से मरेंगे। तो राजा जनक का महानता देखिए, वो पूछता है अपनी प्रजा से कि आप बताइए मैं क्या करूं। तो प्रजा कहती है कि राजन, आप ये महल छोड़िए, अपनी रानी के साथ बाहर आइए और आप दोनों मिलकर हल चलाइए। आप हल चलाएंगे तो प्रकृति का क्रोध कम होगा और सुखाड़ मिट जाएगा। वही हुआ। राजा जनक और उनकी रानी दोनों ने मिलकर हल चलाया और इतनी मेहनत की कि उनको खूब पसीना आया और जो शरीर से पसीना निकला, पसीने की बूंदें निकली, वो सूखी मरी हुई मिट्टी में जो ड्राउट से, सूखे से मर गई थी, सूख गई थी, उसमें जैसे ही वो पसीने की बूंदें पड़ी, उसमें से जो भी कुछ बीज था वो अंकुरित हुआ और वो हरियाली का प्रतीक बन गया और सुखाड़ मिट गया। इसको यदि हम अपने शब्दों में कहें तो ये सुखाड़ का अनुकूलन है। सुखाड़ आया, हमने उसको स्वीकार किया और उसका सम्मान करते हुए उस प्रकृति से प्रार्थना की कि हमसे जो गलती हो गई है उसका प्रायश्चित करने के लिए हम आपके साथ हैं। और प्रकृति ने जैसे ही उसका अपना स्वरूप होता है उसमें से, उस स्वरूप से उस सुखाड़ को मिटा दिया। ये काल है हमारे त्रेता का। और बाढ़ का जो प्रमाण है वो है द्वापर में, जब कंस का राज था। कंस बड़ा दुष्ट था, सारी मथुरा ब्रज की
जो भी घी दूध होता था उसको मथुरा में इकट्ठा करता था। इसीलिए मथुरा जो है मधुरा शहर बन गया था, बहुत समृद्ध बन गया था। लेकिन वहाँ एक युवा था जिसका नाम था इंद्र, जिसको इंद्र देवता कहते हैं। वो उससे बड़ा नाराज हुआ और उसने ये सोचे बिना कि भाई प्रजा पर इसका क्या असर होगा, उसने क्या किया, बे ऑफ बंगाल से आने वाला बादल और अरेबियन सी से आने वाला बादल, उन दोनों को आपस में टकरा दिया। और वो जो टकराहट होती है वो प्रकृति के क्रोध से ही होती है। दैट इज द एंगरनेस ऑफ नेचर। उस प्रकृति के क्रोध में जब ये दोनों बादल टकराए तो आपने सुना होगा कि पूरी ब्रज भूमि, जिसको गोवर्धन पर्वत कहते हैं, उसके चारों तरफ पानी बहुत इकट्ठा हो गया, वो डूबने लगा। तो जो ग्वाले थे वो उसके पास गए और ग्वालों ने कहा कृष्ण से कि हम तो डूब रहे हैं। तो उन्होंने कहा अभी देर लगाने की जरूरत नहीं, जल्दी गोवर्धन पर्वत पे चले जाओ। तो सारे ग्वाले गोवर्धन पर्वत पे चले गए। ना तो एक गाय मरी और ना एक ग्वाला मरा। तो ये बाढ़ और सुखाड़ का कोऑप करने का, बाढ़ और सुखाड़ को स्वीकार करके उसके समाधान ढूंढने का प्रकृति में रास्ते से भारत का सबसे प्राचीन इतिहास रहा है। मेरा कहना यह है कि ये जो आपने मुझे अभी दिखाया, ये बढ़ती बाढ़ का विनाश और सुखाड़ और दोनों का साथ साथ आना, ये जो है ये जब हमारी नेचर आईसीयू में भर्ती हो जाती है, जब हमारी नेचर अपनी जो उसकी धारक क्षमता है वो खो देती है, तब ये दोनों साथ साथ आते हैं। तो इस वक्त हमारा जो जलवायु है, जिसे हम क्लाइमेट कहते हैं, वो रियली बहुत खराब स्थिति में है। इसलिए एक तरफ बाढ़ है, दूसरी तरफ सुखाड़ है और दोनों साथ साथ आ रहे हैं, क्योंकि प्रकृति में अब वो धारक क्षमता बची नहीं है जिससे यदि बारिश ज्यादा आ जाए तो अपने को ऑब्जर्व करके तालाबों में इकट्ठा करके नदी को वर्ष भर बहाती रहे। वो थी हमारी भारत की क्षमता। जब भी कोई बादल पानी देता था तो बादलों की बूंद धरती में पड़ के धरती के अंदर जाती थी, मिट्टी में मॉइस्चर बनाती थी और मिट्टी का पेट भरते हुए फिर नदियों में प्रवाह देती थी। सालों साल हमारी नदियां बहती रहती थी। आज हमने धरती के पेट में जो भी कुछ पानी था वो सब निकाल लिया, धरती का पेट खाली है। और जब भी बारिश आती है तो धरती पर हरियाली में कुछ ताकत बची नहीं है जो बारिश के पानी को अपने अंदर डाइजेस्ट कर सके और पचा सके और पचा के फिर स्प्रिंग्स बना के बाहर निकाले। वो शक्ति अब है नहीं। इसलिए तुम्हारी नदियां भी सूख रही हैं, तालाब भी सूख रहे हैं। तो एक तरफ जब नदियां और तालाब सूखते हैं तो सुखाड़ आता है, और जब दूसरी तरफ बारिश आती है तो ऊपर की मिट्टी को अपने साथ लेके आती है प्रवाहित करती हुई, और जहां नदी है उस नदी के तल में उसको बसा देती है और नदी का तल ऊपर उठने लगता है। फिर वो पानी नदी में नहीं बहता, नदी से बाहर निकल के गांवों में और शहरों में जाता है, तो उसको बाढ़ कहते हैं। जी बिल्कुल। ये जानना चाह रहे थे कि पिछले कुछ वर्षों से जागरूकता को लेकर, पर्यावरण, पानी बचाने को लेकर, इन सब चीजों को लेकर सरकारी गैर सरकारी स्तर पर, सामाजिक स्तर पर काफी जागरूकता भी बढ़ी है। इसके बावजूद संकट भी बढ़ा है। उपाय क्या है? इसका उपाय बहुत आसान है। देखिए, जो लोग समझ के दूसरों को समझाते हैं उसकी प्रक्रिया ये होती है कि पहले मैंने समझा कि संकट क्या है, उस संकट के समाधान के लिए मैंने अपने हाथों से काम शुरू किया, और जब मैंने उस काम को कर लिया तो मुझे उस काम की एक समय सिद्धि मिल जाती है। उस समय सिद्धि से मेरे अनुभव को फिर आप जैसे लोग सुनना जानना चाहते हैं। वो मेरे ज्ञान, मेरी बुद्धि से नहीं सुन रहे हैं, वो मेरे हाथों का जो पराक्रम है, जो मैंने हाथों से किया है, जो मैंने जिया है, उसको सुनना चाहते हैं। हो ये रहा है कि सरकारी तौर पर जागरूकता के नाम पर और असरकारी तौर पर भी, गैर सरकारी तौर पर भी जागरूकता के नाम पर बड़े बड़े अभियान चल रहे हैं और बड़े बड़े पार्टिसिपेशन के नाम पर मीटिंगें चल रही हैं। ये जो पार्टिसिपेशन है, ए का मतलब हो गया है मीटिंग, ईटिंग और चीटिंग। पहले मीटिंग बुलाओ, फिर कुछ अच्छा खाना खाओ, खिलाओ, और फिर बाद में आपस में चीटिंग करो। ये जो हमारा, जिसको तुम जागरूकता कह रहे हो, ये जागरूकता का स्टैंडर्ड है।
रियल जागरूकता नहीं है। रियल जागरूकता वो होती है जो आपने समझा उसको आप जमीन पे करने लगे। आप समझ तो बहुत रहे हैं, आपके पास बहुत बहुत जानकारियां हैं, दुनिया भर की जानकारियां आपने इकट्ठी कर ली हैं, पर जानकारियों से आपने उस समस्या के समाधान के लिए 0% काम नहीं किया। तो क्या हुआ? वो जागरूकता होगी क्या? वो जागरूकता नहीं है। तो पूरी दुनिया में आज जैसे ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चर्चा चल रही है पूरी दुनिया में, और कोई भी देश एक अछूता नहीं है। जैसे ये सिर्फ भारत का संकट नहीं है, पूरी दुनिया का संकट है। इसको आप कैसे देखते हैं, ताकि दुनिया में अगर चीजें ठीक होंगी तो भारत और हमारे समाज में भी ठीक होंगी? देखो, शायद। मैं तो ये पानी का काम, बाढ़ सुखाड़ की मुक्ति का काम पिछले 50 साल से कर रहा हूँ। पूरे 50 साल हो गए, लेकिन पूरे 10 साल इस बात में लगा दिए कि दुनिया में ये जो सुखाड़ और बाढ़ है इसका असर क्या हो रहा है और ये हमें किस तरफ ले जा रहा है। मैंने दुनिया के करीब 127 देशों में 1 बार, 2 बार, 5 बार, 7 बार जाके थोड़ा गहराई से समझ के मैंने देखा है कि पूरी दुनिया इस वक्त बेपानी होकर उजड़ रही है। पूरी बेपानी होकर। और जब ये बेपानी होकर उजड़ते हैं और उजड़ के जिन देशों में जाते हैं, उन देशों के लोग मानते हैं कि ये हम पर लायबिलिटी है, ये हमारे ऊपर बोझ है, और उनको फिर वो क्लाइमेट रिफ्यूजी कहने लगते हैं कि ये क्लाइमेटिक रिफ्यूजी हैं, क्योंकि वो युद्ध से उजड़ के नहीं आए, वो किसी की मारपीट से उजड़ के नहीं आए। बिल्कुल। तो वो वॉर क्लब नहीं है, हाँ, क्लाइमेट और प्रकृति की मार से उजड़ के आए हैं, तो उनको क्लाइमेटिक रिफ्यूजी बोलते हैं जी। तो ये जो क्लाइमेटिक रिफ्यूजी हैं इस वक्त ज्यादातर अफ्रीका से और सेंट्रल वेस्टर्न एशिया से उजड़ के यूरोप के शहरों की तरफ जा रहे हैं, और यूरोप के जो शहर हैं वो उनको क्लाइमेटिक रिफ्यूजी कहकर उनसे हेट करते हैं। तो इस वक्त जो तनाव है पूरी दुनिया में वो इतना भयानक है कि दर्जनों से ज्यादा युद्ध केवल पानी के चल रहे हैं। और हमारा जो मीडिया का दोस्त है उसको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये युद्ध धर्म का युद्ध है कि पानी का युद्ध है, ये युद्ध आपस में जमीन का युद्ध है कि तेल का युद्ध है। वो उसको हमेशा या तो कहता है ये रिलीजन वॉर है, जैसे सीरिया के युद्ध को कहते हैं कि शिया सुन्नी का युद्ध था। लेकिन जब मैं वहां गया अंकारा शहर में, टर्की में, और फिर वहां मुझे यूएन ने कहा कि आप जरा ये पूरी यूफ्रेटिस नदी को देख लीजिए, तो मैं गया। मैंने टर्की से लेकर मेरी टर्की से यात्रा शुरू हुई। मैंने देखा कि टर्की में अल्टातुर्क ने 6 बड़े डैम बना दिए थे अब से 20 साल पहले, 30 साल पहले, और उनके बनने के बाद पूरा जो सीरिया दुनिया का सबसे, भारत से भी पुराना खेती, इरिगेटेड खेती करने वाला, सिंचाई से खेती करने वाला देश था सीरिया, वो उसको खेती के अलावा कुछ आता नहीं था। तो जब पानी नहीं तो खेती कैसे करे? तो वो उजड़ के लेबनान होते हुए जर्मनी की तरफ मूव कर रहा था। इतने में बगदादियों ने आकर, यूरोप जब खाली हो गया तो बगदादियों ने आगे कब्जा करना शुरू किया। तो मीडिया को लगा कि ये जो बगदादी हैं ये और ये जो सीरियन है, ये दोनों अलग अलग धर्म के हैं, एक शिया है एक दूसरे सुन्नी है, तो शिया और सुन्नी लड़ रहे हैं। तो उन्होंने उनकी आंखों में जो देखा, वास्तविक तौर पर ये पानी का पूरा मामला, पानी का पूरा था। अभी जो एक युद्ध चल रहा है जो सबसे खतरनाक है वो है पैलेस्टीन और इजराइल का युद्ध। पैलेस्टीनियों का पानी हमेशा, उनके पास जो पानी था उस सारे पानी को इजराइल ने जॉर्डन नदी का पानी अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री को सौंप दिया, और पैलेस्टीनियों को पानी मिलना बंद हो गया। जब पैलेस्टीनियों को पानी मिलना बंद हो गया तो पैलेस्टीनी, जो युवा पैलेस्टीनी थे, वो बहुत गुस्से में थे। वैसे ही ये जो है सब गुस्से वाले होते हैं, तो गुस्से में थे। तो उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, हमास जो बनाया, उसने फिर हमला किया। तो अब मीडिया को तो दिखा कि भाई हमास ने हमला किया इजराइल पे, बड़ा खतरनाक हमला था, बहुत बुरा था, अच्छा नहीं था, मेरे जैसा तो उसको नहीं कहेगा। पर कभी मीडिया ने ये देखा कि ये हमला उन्होंने क्यों किया, ये हमला करने का कारण क्या था, नहीं देखा। किसी ने भी आज तक एक रिपोर्ट नहीं लिखी कि ये पैलेस्टीनी और इजराइल जो वॉर है उसका मूल वॉर जो है वो पानी है। पानी है। और वो जॉर्डन नदी है।
सिंपल चीज है यार, कोई इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। युद्ध हो गया, युद्ध चल रहा है। अब उस युद्ध को शांत करने के लिए एक तरफ बड़ा समूह, ऐसे ही दुनिया का युद्ध बनता है, इसको कहते हैं वर्ल्ड वाटर वॉर। आधा आधी दुनिया एक तरफ होगी, आधी दुनिया एक तरफ होगी, और वर्ल्ड वॉर शुरू चल ही रहा है, वो जल का युद्ध। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, इस वक्त मोर देन 1 दर्जन वॉर चल रहे हैं। सूडान और साउथ सूडान के बीच में जो युद्ध है, और सब जगह पानी है, और सब जगह पानी है, केंद्र में पानी उसके है, केंद्र में पानी है, केंद्र के पानी है, मीडिया के केंद्र में पानी नहीं है, वो जो वॉर है उसके केंद्र में पानी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त जो हमारी लड़ाइयां हैं, वो लड़ाइयां पानी के लिए हैं, और इस पानी की लड़ाइयों को यदि हमने शांति में नहीं बदला तो नहीं होगा। मैं आपको एक छोटी सी फैक्चुअल कहानी सुनाता हूं। पिछले साल 2023 में मैं न्यूयॉर्क में था। न्यूयॉर्क में 47 साल के बाद पानी पर यूएन ने कन्वेंशन बुलाया, वो भी हम लोगों के बड़े दबाव में आके, जब हम बिल्कुल गुस्से में थे। हो गया, जब ये हो गया तो लास्ट डे हम लोगों ने कहा कि भाई इसमें निकला क्या, कन्वेंशन तो हो गया, इसमें से तो कुछ निकल नहीं रहा, जैसे पहले होते थे ऐसे ही हो गया। तो खैर थोड़ा लिहाज मान के या कुछ करके जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि हम ये मानते हैं कि इस कन्वेंशन की ये मान्यता है कि ये जो पानी है ये पेड़ पौधे, जीव जंतु और आदमी सबके लिए बराबर है। मतलब हमारी बात आनी थोड़ी शुरू हुई, सबके लिए बराबर है। इसलिए ये जो वर्ष है 2024, इसको हम जल शांति वर्ष में मनाएंगे। तो ये जो वर्ष है जी। इस वर्ष का जो 22 मार्च है, 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वो वर्ल्ड वाटर डे को वर्ल्ड वाटर पीस डे डिक्लेयर किया। लेकिन हुआ क्या, एक भी यूएन ने एक भी युद्ध को शांति में नहीं बदला। तो हम लोगों ने कहा अरे भाई चलो, ये यूएन ने नहीं बदला, हम तो बदलेंगे। हमने जो पिछले 50 सालों में जो पानी का काम किया था, जिस पानी के काम के कारण लोगों ने बंदूकें छोड़कर, मारना मरना छोड़कर, समझदार होकर, इज्जतदार होके, पानीदार होके मालदार बने, उन सब लोगों को बुला के और उनको हमने विश्व शांति जल दूत से सम्मानित किया। क्योंकि वो जब हथियार चलाते थे तब उनके पास पानी नहीं था। जिस दिन से उनके पास पानी आया चंबल में, उन्होंने हथियार छोड़ दिए। आज चंबल में कोई भी किसी को मारता नहीं है। मैंने 3000 लोगों की बंदूकें छुड़वाकर केवल उनको पहले उनकी जमीन पर पानी का काम किया, और फिर वो पानी का काम करके बंदूकें छोड़ के किसान बन गए। अब आते हैं अपने आसपास बिहार, और बिहार के जरिए बाकी प्रदेशों को लेकर। नदी की धारा तेजी से बदल रही है, गंगा, बाकी नदियां भी। इसकी वजह क्या मानते हैं? इसकी वजह सिर्फ निर्माण कार्य है? इसकी वजह बहुत साफ है, केवल एक निर्माण कार्य नहीं है। इसकी वजह साफ है कि जब से हमारे देश में शोषण की तकनीक और इंजीनियरिंग का विकास हुआ, तब से हमने जो भी हमारी धरती के पेट में वाटर बैंक थे, जितने भी वाटर बैंक थे, उन सब का पता लगा के उन पानी को उलीचना, बाहर निकालना शुरू किया। और देखो, ये बैंक होता है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कभी खत्म नहीं होगा। धरती का पेट जो है वो बिल्कुल ठीक से बैंक की तरह एक्ट करता है। जैसे आप अपने बैंक के खाते में जितना पैसा जमा करते हैं उतना पैसा निकाल सकते हैं, वैसे ही धरती का पेट जो है वो एक बैंक की तरह है। उस बैंक में जितना पानी आपने जमा किया वो जमा उतना ही निकाल सकते हैं। पर आपने जमा किया 10 लीटर और निकाल रहे हैं 100 लीटर, तो वो पानी नीचे तक चला जाता है, सूख जाता है। तो अभी हमारा जो जिस अधोभूजल से हमारी नदियों में प्रवाह होता था, हमारा जो पटना शहर है, पटना शहर के अंदर जो जल प्रवाह था, वो जल प्रवाह हमारे जब ये यूपी से बिहार में प्रवेश करती है तो इसका जेंटल स्लोप है ऐसा। तो यहाँ पर ये जो पानी रिचार्ज होता है, नीचे आती है और यहाँ पटना में खूब अच्छा पानी दिखता था पहले, क्योंकि पानी यहाँ रिचार्ज हो रहा था, रिचार्ज होके यहाँ दिखता था, यहाँ फ्लो था। अभी क्या हुआ है, वहाँ भी उन्होंने अपना पानी खाली कर लिया, यूपी वालों ने, यूपी का भी पानी खाली, धरती का पेट बहुत नीचे तक सूख गया है। और बिहार के लोगों ने भी कर लिया।
बिहार के पास भी शोषण की तकनीक बहुत बड़ी है, तो और यूपी सब में बड़ी है। तो जब ये हमारी शिक्षा में हमें 3 चीज पढ़ाई जाती है। पहले पढ़ाया जाता है कि जो भी हमारी धरती में जो भी कुछ है उसको तुम जल्दी से जल्दी निकाल लो, और जो इंजीनियर और जो टेक्नोक्रेट कम समय में ज्यादा से ज्यादा निकालने की तकनीक सिखा देगा वो बेस्ट टेक्नोक्रेट होगा, वो बेस्ट इंजीनियर होगा। तो हमने जो शोषण की तकनीक और इंजीनियरिंग है उसको बड़ा रेस्पेक्ट देना शुरू किया। जब उसको रेस्पेक्ट देना शुरू किया तो जो भी कुछ हमारे पास खजाना था हमने वो खाली कर लिया। उसी क्रम में हम लोग जैसे देखते हैं कि जैसे पटना का आपने बताया, हाँ, दरभंगा, मधुबनी या मिथिलांचल का इलाका जो हाँ, पानी का खजाना था बाढ़ से, लेकिन हाँ, उस इलाके में भी जो पानी का लेवल है हाँ, वो सबसे नीचे चला गया। हाँ, समरसेबुल इंजीनियरों ने समरसेबुल तकनीक को निकाला, अब हाँ, वो समरसेबुल भी फेल हो रहा है। हाँ। तो आने वाले 5-10 सालों के बाद क्या उपाय क्या दिखते हैं? बारिश कम हो गई, नदियों में प्रवाह कम हो गया, तालाब भी नष्ट हो गए, तालाब भी नष्ट बड़ी हो गए। संख्या में, जैसा कि हमारे सहयोगी अरे मित्र भाई, जी ने- नालंदा विश्वविद्यालय जो 7वीं सदी में 12वीं सदी में खत्म हुआ, 7वीं सदी में बना, उस पूरे नालंदा की सभ्यता और संस्कृति को देखेंगे तो पूरे के पूरे आसपास के सब गांवों में भी और जहां वो विश्वविद्यालय चलता था नालंदा, वहां भी उन्होंने अपना पानी का इंतजाम खुद किया था। 52 तालाब थे, और वो तालाब हमेशा जो 10,000 विद्यार्थी वहां रहते थे और शिक्षक रहते देश विदेश के विद्यार्थी, देश विदेश के, और 2,000 शिक्षक रहते थे, 12,000 लोगों के लिए पीने का 1.5-2 साल का इंतजाम था। मतलब 2 साल यदि बारिश ना हो तो भी आपके नालंदा के तालाबों में, 52 तालाबों में 12,000 लोगों के लिए जीने पीने और उनके उपयोग के लिए पर्याप्त जल था। पर वो कब तक था? जब तक नालंदा की विद्या थी, जब तक नालंदा में शिक्षा नहीं आई थी। ये जो शिक्षा है ना, इसकी बात पहले सुन लो, इन्होंने बीच में सवाल उठा दिया, पर इससे यदि समझोगे नहीं तो आगे गाड़ी नहीं जाएगी। पहली बात तो मैंने बताई कि हमारी शिक्षा शोषण की तकनीक और इंजीनियरिंग पढ़ाती है, और दूसरी बात है कि हमारी शिक्षा में श्रम निष्ठा नहीं है। किसी ने यदि शिक्षा में पीएचडी कर लिया तो वो हल नहीं चलाएगा, वो फावड़ा नहीं चलाएगा, वो अपनी जमीन को ठीक नहीं करेगा, अपनी जमीन की उत्पादकता नहीं बढ़ाएगा। तो हमारी शिक्षा ने हमारी श्रम निष्ठा का हरण कर लिया। जब श्रम निष्ठा का हरण हो जाता है तो फिर आपका रिश्ता प्रकृति से टूट जाता है, फिर प्रकृति का प्रेम उसमें नहीं रहता। और तीसरा, जिन लोगों ने ये सब किया, शोषण किया और मेहनत करके इस प्रकृति के साथ नहीं जिया, उनकी ताकत बढ़ गई, वो ताकतवर हो गए, और उस ताकत से उन्होंने पूरी प्रकृति पे प्रदूषण किया। देखो कौन कर रहा है प्रदूषण? सबसे ज्यादा प्रदूषण कौन कर रहा है? बड़े लोग, जिनकी बड़ी इंडस्ट्री है, जिनके बड़े ठाट बाट हैं, जिनके लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग है, चाहे वो एसी से, चाहे जैसे भी, पर वो पॉल्यूशन है। और तीसरा है अतिक्रमण, एनक्रोचमेंट। तो जब आप ताकतवर हो जाते हैं तो आप अपनी बुद्धि से जो भी कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, जो सबके साझी हैं, गंगा हम सबके साझी है ना, समुद्र हम सबका साझा है ना, पर समुद्र पे कौन कब्जा कर रहा है? सबसे बड़ा कब्जा किसका है? तो आप शिक्षा का और विद्या का फर्क समझ लेंगे तो आपको अकाल और बाढ़ का, जो आपने आज पहला सवाल मुझसे पूछा, उसका समाधान समझ लेंगे। शिक्षा हमारी मेंटल एक्सरसाइज करके नेचर के प्रति जो हमारे मन में आस्था है, नेचर की श्रद्धा है, जिसको हम भगवान कहते हैं। भगवान का मतलब होता है भय से भूमि, गै से गगन, वैसे वायु, आ से अग्नि और न से नीर, भय गे वे आ न भगवान। उस भगवान से रिश्ता टूट जाता है। फिर आपका रिश्ता किससे होता है? फिर रिश्ता उससे होता है जो भी भगवान के खिलाफ काम करता है, उस टेक्नोलॉजी से होता है, उस इंजीनियरिंग से होता है, उसकी आप रिसर्च करते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि हमें यदि इस बाढ़ और सुखाड़ का इलाज करना है तो हमें ये जो आज की शिक्षा है, जिस शिक्षा ने हमें शोषण,
प्रदूषण और अतिक्रमण करना सिखाया है, उस शिक्षा की जगह आपको विद्या लानी पड़ेगी। शिक्षा जो है वो हमें केवल लाभ के लिए कमाई करना सिखाती है। शिक्षा का और कोई दूसरा काम नहीं। शिक्षा जो भी हम पाते हैं उससे हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहते हैं। तो शिक्षा लाभ का सूत्र है और विद्या शुभ का सूत्र है। शुभ होता है सनातन, सस्टेनेबिलिटी, जिसका कुछ बिगड़ता नहीं है, हमेशा बनाता रहता है, निर्माण करता रहता है। जी, इस गर्मी बिहार में और कई दूसरे राज्यों में भी पारा 47 डिग्री से भी ऊपर चला गया है और कुछ इलाकों में तो 50 के आसपास, दिल्ली में 52। दिल्ली में 52। तो इसको जो तापमान ये बढ़ा, प्रकृति के साथ छेड़छाड़, पानी का भयानक दोहन, इन सब के बीच क्या संबंध है और इससे आपको क्या लगता है आने वाले दिन में एक मनुष्य के रहने लायक वातावरण, खासतौर से जिस हिसाब से इस बार टेम्परेचर बढ़ा, वो कहीं जाकर कम होगा या और ये बढ़ेगा? देखो, मुझे अपनी प्रकृति पर बहुत विश्वास है। मैं अपनी प्रकृति में, मेरा प्रेम भी है, सम्मान भी है और मेरी श्रद्धा और भक्ति और निष्ठा और प्रकृति मेरी इष्ट भी है। तो मुझे इस प्रकृति पर इतना भरोसा है कि ये हमें अभी जल्दी खत्म तो नहीं करेगी, जल्दी नहीं खत्म करेगी, कुछ थोड़ा टाइम लेगी। पर भाई हर चीज का गुस्सा अपना अंत होता है ना, वो थोड़े बहुत दिन हमें अपनी औलाद मान के बचा लेगी कि चलो यार अब के जरा ज्यादा गर्मी कर दी है तो अब के अच्छी बारिश करके थोड़ा जल्दी से इनका थोड़ा ठीक ठाक कर दें, समझने का मौका दिया जाए, समझने का इनको एक बार मौका दिया जाए। तो इतनी क्रूर नहीं है वो दयालु है और करुणा से हम लोगों का ख्याल रखेगी। पर हम इंसान है ना, हमारी भी अपनी एक जिम्मेदारी और हकदारी बनती है। तो जब हम अपनी जिम्मेदारी को समझ के हकदारी का निर्वहन करते हैं तब हम प्रकृति के विरुद्ध कभी काम नहीं करते। लेकिन जब हम अपनी हकदारी में, केवल हकदारी में आगे बढ़ते हैं तो हम सारे काम प्रकृति के खिलाफ करते हैं। तो आज की जो परिस्थिति है हमारी वो ये हो गई है कि हमें जिम्मेदारी हम भूल गए हैं और हकदारी के हम दावेदार हो गए हैं। तो यदि हमें इलाज शुरू करना है अपनी माँ का, अपनी प्रकृति का, तो हमें अपनी जिम्मेदारी से शुरुआत करनी पड़ेगी कि हम इस प्रकृति से जितनी हवा लेते हैं और उसको जितना कार्बन डाइऑक्साइड में बदलते हैं, जहरीली गैसों में बदल के निकालते हैं, तो उस हवा को शुद्ध करने वाली उतनी हरियाली बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। 1 मिनट के लिए रोकते हुए आपसे ये जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों को और हम सबको, आप बताएं कि हमारी जिम्मेदारी वो 3 या 5 कौन सी जिम्मेदारी है जो हम सब लोगों को करनी चाहिए ताकि प्रकृति का वातावरण, ताकि पानी, ताकि जलीय जीव सबकी रक्षा हो सके। ये 3 अथवा 5 बिंदु आप हमारे दर्शकों को बताएं। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ, देखो हमारा जीवन की शुरुआत जल से होती है और ये जो जल है ये सूरज हमारे लिए बना के देता है। सूरज जो है वो समुद्र के खारे पानी को डिसैलिनेट करके H2O गैस में बना के, बादल बना के पूरी सब जगह वो भेजता है। तो हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी जल के लिए है कि हम जल को दूषित ना करें, प्रदूषित ना करें और जितना जल हम इस प्रकृति से ले रहे हैं उतना ही जल बादलों से निकली हर बूंद को पकड़ के धरती के पेट में रख दें। हम जहां वो मिट्टी को बहा के साथ ले जाती है वहां मिट्टी से प्यार कर लें हम। तो मिट्टी और पानी, इन दोनों के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, नंबर 1 उसको समझ के हमें जल का संरक्षण करना और दूसरी तरफ जल का अनुशासित होकर उपयोग करना। एक तरफ संरक्षण करना और दूसरी तरफ अनुशासित होकर उपयोग करना, पहली जिम्मेदारी। दूसरी जिम्मेदारी ये है कि देखो जिस जगह पर हम रहते हैं उस जगह पर जहां भी हम रहते हैं उसके चारों तरफ जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल रहे हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में से
सिक्वेस्ट्रेशन करने वाली, शोषण करने वाली हरियाली, पेड़ पौधे, जंगल, हरियाली, जो भी कुछ आप जैसे भी हरियाली को बढ़ा सकते हैं वो हमें बढ़ानी चाहिए। जितनी भी हम CO2 निकाल रहे हैं उतनी CO2 को अपने अंदर पचाने वाली और O2 देने वाली हरियाली बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम इस प्लेनेट पे जिंदा रहना चाहते हैं तो जिम्मेदारी नंबर 2 कि हम अपने जीवन के लिए जितना O2 ले रहे हैं एटमॉस्फेयर में से और CO2 निकाल रहे हैं, उस CO2 को O2 में बदलने वाली हरियाली हम जमीन पर पैदा करें। जी। नंबर 3, ये जो हमारी मिट्टी है जो कट के जा रही है, बह रही है, समुद्र में जा रही है पानी के साथ, हम उस मिट्टी के कटाव को रोकें और मिट्टी में जो नमी है, मॉइस्चर है, उसको मेंटेन करके रखें, जो कि हमारे इकोसिस्टम को, ये जो हमारी इकोलॉजी है, ये जो हमारा वातावरण है, ये जो हमारा पर्यावरण है, इसको ठीक रख सके। इसको ठीक रखने की प्रक्रिया बहुत सरल है। मैंने अभी आपको भगवान शब्द का उल्लेख किया। वो जो भगवान है वो भगवान हमारा है, हम ही उसको बनाते हैं और वो हमें चलाता है। यदि हम उस भगवान को बिगाड़ देंगे तो ना तो ये ब्रह्मांड बनेगा और ना हम चलेंगे। तो वो हमारा है, उसको हम अपना मानकर ऐसा बना के रखें जिससे वो हमें चलाता रहे हमारे जीवन को। तो तीसरी जिम्मेदारी हमारी भगवान के प्रति, वो निष्ठा, वो श्रद्धा, वो भक्ति, वो समर्पण, वो सब होना जरूरी है। और चौथी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि देखो, हम जिस देश के नागरिक हैं वो हमारा एक लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक देश के जो नीति है, नियम है, कानून कायदे हैं, वो बहुत अच्छे प्रकृति के अनुकूल बने हैं। और भारत का संविधान तो इतना उच्च कोटि का है जिसमें बराबर हमारी जिम्मेदारी और हकदारी दोनों की तरफ संकेत करता है। जैसे नदियों के बारे में A42 और G42 और A41, ये जो दोनों सेक्शन है वो एक तरफ हमारी हकदारी जो सरकार को कहते हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी है नदियों को ठीक रखना, और दूसरी तरफ हमारी जिम्मेदारी को भी कहता है कि ये भारत के नागरिकों का दायित्व है कि वो अपनी नदियों को शुद्ध सदा नीरा बनाए रखने के लिए उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। तो हम अपने भारतीय संविधान को ठीक से समझकर अपने जीवन में व्यवहार में लेके आए। हमारा संविधान बहुत उच्च कोटि का संविधान है। उसमें हमारे जीवन के लिए जो भी कुछ जरूरी चाहिए, जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है, जो हमारे भविष्य को सुरक्षित रख सकता है, उन सब बातों का समावेश है। इसलिए हमें उसे जानना और मानना और उसके प्रति हमारी जो दायित्व है उसको पूरा करना एक नागरिक के तौर पर। और पांचवी और आखिरी बात बहुत सरल है कि देखो, हम केवल अपने व्यवहार में, जो हमारा इस प्रकृति के प्रति व्यवहार है, उस व्यवहार में 2 चीजें मान लें। और जो भारत के शास्त्रों में बहुत पुराना टाइम में था कि जहर और अमृत को अलग अलग रखो, अच्छे और बुरे को अलग अलग रखो, उसको मिलने मत दो, और जो बुरा है उसको बुरा कहो और जो अच्छा है उसको अच्छा कहो। ये जो जहर और अमृत को अलग करने वाला कुंभ था, उस कुंभ की परंपरा को व्यवहार में लेके आना अत्यंत जरूरी है। क्योंकि कुंभ जो है वो हमें अच्छे और बुरे की पहचान करने का एक अवसर होता था, जब हमारा राजा, हमारी प्रजा, हमारे संत साधु सब मिलके एक साथ कहते थे कि देखो, अगले 12 साल का नियम ये रहेगा, जहर ये है, अमृत ये है, इन दोनों को नहीं मिलने देना, जहर इधर रहेगा, अमृत इधर रहेगा, तो अलग अलग रखना। तो जो अच्छा बुरा है, जिसको मैं आज की भाषा में कह सकता हूं कि जो पॉल्यूटेड वाटर है जी, उसको प्योर वाटर में मत मिलने दो। यदि हम केवल इतना सिंपल काम भी करना शुरू कर दें कि अच्छे पानी में गंदा पानी ना मिलने दें, तो भी भारत पानीदार राष्ट्र बना रह सकता है। जी। एक सवाल और है, वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर काफी उसको लेकर प्रयास किया जाता रहा है, लेकिन उस अनुपात में उसका कोई नतीजा नहीं दिखता है।
तो एक और तो हमारे तालाब नष्ट होते जा रहे हैं। वाटर हार्वेस्टिंग का जो कंसेप्ट था वो भी हमारे पानी को, जो बैंक आपने जिसके बारे में कहा, वो समृद्ध नहीं कर पा रहा है। देखो, ये जो वाटर हार्वेस्टिंग है ये एक अच्छी बात है, तो हम अच्छी बात करने के बड़े माहिर हैं जी। तो हम अच्छी बातें तो कर रहे हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग करना है, पर कोई भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने आज तक ये सिस्टम नहीं बनाया। उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग का कानून बना दिया कि जो भी 200 स्क्वायर मीटर का घर है वो अपना पानी कंजर्व करके वाटर बैंक बनाएगा, पर एक भी सुपरविजन और एग्जीक्यूशन सिस्टम नहीं बनाया इस काम के लिए। तो अभी क्या होता है कि इंजीनियर से परमिशन लेनी है तो वो दिखा देंगे वाटर हार्वेस्टिंग का हमने ये बनाया है, और यदि नहीं बनाया है तो 10,000 रुपये रिश्वत के दे देंगे, वो झूठा लिख देगा हाँ बनाया है, क्योंकि इंजीनियर का भी कुछ नहीं जाता। इंजीनियर से जब पूछताछ होगी जांच में तो कह देगा इसने तोड़ दिया होगा, जब मैंने चेक किया था तब तो बना हुआ था, तब तो था। तो ये सब जो बचाव के रास्ते हैं हमारे लोगों ने सब बना के पहले से रखे हैं, इसलिए ये काम ऐसे नहीं होगा जैसे ये चल रहा है। इस काम को करना है तो इस काम को मैंडेटरी करना पड़ेगा, अनिवार्य करना पड़ेगा। और अनिवार्यता ये होती है कि आपको पानी जब मिलेगा, आप जितना पानी खर्च कर रहे हैं उतना पानी का साझा कॉमन फ्यूचर के लिए इंतजाम करने में आपका क्या योगदान है वो बताएं। जी। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा बिहार के संदर्भ में कि बिहार पानी को लेकर इतना समृद्ध है कि सभी राज्यों और पूरे भारत में इसका वजूद और बेहतर हो सकता है अगर उस पानी का प्रबंधन करना सीख ले। कहाँ चूक आपको लगता है कि बिहार या हम लोग नहीं कर पा रहे हैं? देखो, उत्तर बिहार को जरा जब तुम देखोगे तो उसकी बनावट ऐसी है, ये नेपाल से आने वाली हिमालय की पहाड़ियाँ और ये हिमालय की, और ये जो कोसी नदी की जो धाराएं हैं वो यूं आके, तो ये तीनों तरफ का पानी एक्युमुलेट होकर पूरी कोसी में बाढ़ ले आता है। पूरा उत्तर बिहार बाढ़ में डूबने लगता है। और उत्तर बिहार का समाज जो है वो कभी तैरना जानता था, इस बाढ़ से ऊपर उठना जानता था, इस बाढ़ के ऊपर चलना जानता था। अभी वो समाज उस बाढ़ को उस रूप में नहीं देखता, उस बाढ़ से वो बहुत डरा रहता है, और उसको डराने का काम हमारे नए इंजीनियरों ने किया है। वो कहते हैं फ्लड कंट्रोल करेंगे, फ्लड कंट्रोल के लिए अर्दन बंद बनाएंगे, ये बंधे बनाएंगे वगैरह वगैरह। मैं कह रहा हूं कि यदि बिहार को पानीदार बनना है जी, तो बिहार के पास इतना पानी है कि वो पूरे भारत को दे सकता है, और पानी से बहुत कुछ कमा सकता है। लेकिन वो कमा सकता है जब वो अपने पानी का रिज टू वैली, जहाँ से वो पानी आ रहा है, वो उसको वहीं से पकड़ के प्रबंधन करना शुरू करेगा, मैनेजमेंट करना शुरू करेगा। तो फिर कभी अतिवृष्टि भी होगी तो भी बाढ़ नहीं आएगी, क्लाउड ब्रस्ट भी होंगे तो भी नहीं डूबेंगे लोग। लेकिन वो होगा तब जब ऊपर से प्रबंधन होगा, जब आप जहाँ वो बरस रहा है। हमारे राजस्थान में कहते हैं, ये एक साइंस है, इसको इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम कहते हैं। बादल तो आते हैं हर साल मेरे गांव में, अब बरसते हैं वो, पर पानी दौड़ कर चला जाता है। जहां वो दौड़ता है वहां उसको चलना सिखा दें, जहां वो चलने लगे वहां उसको पकड़ के धरती माता का खुला पेट देख के उसमें बैठा दें। फिर ना लगेगी नजर सूरज की उसे, जब जरूरत हो हमें पानी की, उस पानी को निकाल के जीवन चला लें। ये हमारा राजस्थानी जल विज्ञान है कि हमें राजस्थान में सूरज की नज़र बहुत टेढ़ी होती है, पानी पर बहुत टेम्परेचर हाई जाता है, उलाड़ लेता है। तो उससे बचाने का एक ही मात्र उपाय है कि उस पानी को धरती के अंदर रख ले, धरती के पेट में रख ले, क्योंकि धरती के पेट में से सूरज चोरी नहीं कर सकेगा। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमारे इंजीनियरिंग के टॉपर इंजीनियर्स को भी धरती के पेट का विज्ञान मालूम नहीं है। तो साइंस एक तरफ है जो धरती का पेट जानती है, और विज्ञान एक तरफ है जो ऊपर के पानी के साथ खिलवाड़ करता है। तो ये दोनों डिसइंटीग्रेट हो गए हैं।
यदि ये दोनों ठीक से जुड़े होते तो ये विद्या बन जाती। पर शिक्षा का चरित्र ही है कि तोड़ के रखना। एक को धरती का नीचे का पेट सिखाओ, दूसरे को धरती के ऊपर का पानी का फ्लो सिखाओ। तो ये दोनों अलग अलग होने के कारण बिहार हो या बंगाल हो या कोई भी राज्य हो, सब जगह शिक्षा एक जैसी है। और उस शिक्षा में बनने वाले लोग बाढ़ को कंट्रोल करने की बात करते हैं, और बाढ़ कंट्रोल नहीं हो सकती। बाढ़ का समायोजन हो सकता है, बाढ़ का प्रबंधन हो सकता है। जी। इसलिए मेरा कहना है कि यदि आप बिहार को एक पानीदार, ड्राउट एंड फ्लड फ्री स्टेट बनाना चाहते हैं, भारत को जल आपदा मुक्त राज्य बनाना चाहते हैं, तो बिहार को अपने जल का सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन करना पड़ेगा। और ये जो सामुदायिक जल प्रबंधन है, ये तब तक नहीं होगा जब तक सरकारें उस लाइन पर इनिशिएट नहीं करेंगी। समाज को ये मौका दें, समाज को ये आगे बढ़ाएं करने का। लेकिन सरकार ने जो कानून बनाए हैं, उन कानूनों के चलते समाज पानी का काम कर ही नहीं सकता। तुम्हें मालूम है, जब मैंने पानी का काम किया, मेरे खिलाफ 377 मुकदमे हुए। अच्छा, 377? हाँ। किन लोगों ने किए? सरकार ही करती, और कौन करता? और किसी लोग ने नहीं किए। लोग तो बेचारे मेरे साथ खड़े थे बजाने के लिए। सरकार का एक एक्ट है, इरिगेशन ड्रेनेज एक्ट 1954, उसका सेक्शन 55 और 58 मेरे ऊपर लगता था कि इन्होंने ये जो पानी है ये सरकार का है, इस सरकार के पानी को रोक के लोगों के खेतों को दे दिया। अरे यार, इतना पैसा खर्च करते हो, कहीं तुम पर पानी रुका नहीं, गांव के लोगों ने तुम्हारे से बिना पैसे लिए रोक लिया, तो तुम्हें अब पेट में दर्द क्यों हो रहा है? उनको पेट में दर्द यूं हो रहा था कि उनके धंधे चौपट हो रहे थे, उनकी जेब गर्म होने से रुक रही थी। तो इसलिए मेरे ऊपर मुकदमा चला नहीं, ये बात अलग है, एक भी नहीं चला। क्योंकि जैसे ही मुझ पर वो आता था, मैं कह देता था हाँ हमने किया है, लेकिन ये मैंने अपने लिए नहीं किया। और ये पानी सरकार का नहीं है, ये पानी बादलों का है। बादलों ने हमारे किसानों को हमारे किसानों की जमीन पर दिया था, और हमने इस पानी को किसानों की जमीन पर रोका है, सरकार की जमीन पर नहीं रोका। कहाँ चलेगा मुकदमा? पर इंजीनियरों को जरा अपनी ऐड वो दिखानी थी मेरे ऊपर। मुझे कभी भी किसी भी पुलिस ने कभी तंग नहीं किया, किसी कोर्ट ने तंग नहीं किया। इन्होंने जितने मुकदमे करने थे किए। इसलिए अब सब मेरे जैसे पागल लोग नहीं हो सकते। सब लोग डर जाएंगे ना, एक मुकदमा हुआ खिलाफ तो घबरा जाते हैं, अरे क्या होगा अब क्या होगा, अब इसके आगे क्या होगा। मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं कर रहा था। मेरे पास आज एक भी तालाब का मैं मालिक नहीं हूं। मैंने 14,800 तालाब बनाए हैं, बांध बनाए हैं, जोड़ बनाए हैं, 14,800, और कभी किसी सरकार से एक पैसा नहीं लिया। जो जिनके तालाब थे उनको इकट्ठा करके, संगठित करके, थोड़ा बहुत पैसा, जिनके पास पैसे वाले लोग थे उनको कहा यार देखो तुम्हारा धर्म है, ये करो, आके कुछ करो। उससे बिहार युवाओं का प्रदेश है, और युवा अवस्था में ही आपने यह काम शुरू किया था जल प्रकृति को बचाने के लिए। हमारे युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? देखो, बिहार राज्य जो है ना, वो ज्ञान और विद्या का हिंदुस्तान का एक नंबर का उच्च कोटि का राज्य था। आज हम ज्ञान और विद्या से विमुक्त हो रहे हैं, और जिस शिक्षा की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उस शिक्षा ने हमारी थोड़ी आमदनी बढ़ा दी है। हमें थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हमारे पास पैसे आ रहे हैं, हमारे पास सुख सुविधाएं आ रही हैं, हमारे पास बड़े घर बन गए हैं, कारें आ गई हैं, इसलिए शिक्षा बड़े काम की है। मुझे ये कहते किसी भी युवा से द्वेष नहीं है कि ये शिक्षा जो तुम्हें लाभ के लिए दौड़ा रही है, वो एक दिन शुभ का सपना दिखा के तुम्हारे मन में मलाल पैदा करेगी। इसलिए अभी वक्त है इस देश के युवाओं के लिए और बिहार के युवाओं के लिए
कि आप अपने इस लाभ के काम को तो करते रहो, मत रोको, पर इस लाभ के काम को शुभ के साथ करो। और शुभ जो है वो तुम्हारे साझे भविष्य को समृद्ध बना के रखेगा, तुम्हें फिर कोई मलाल नहीं आएगा। और वो शुभ का छोटा सा काम है। क्या है छोटा सा काम? कि देखो, ये जो हमारे पास पानी है इसका ठीक से प्रबंधन करें। ये जो हवा है, इस हवा में जो प्रदूषण करने वाले जहरीले पदार्थ हम घोल रहे हैं उनको रोकें, और उनको रोकने के लिए हरियाली बढ़ाएं। और तीसरा, आप जहाँ भी दिल्ली बम्बई में कहाँ कहाँ नौकरी करते हैं वहाँ नौकरी करते रहें, पर नीतिगत तौर पर जो हमारा एक अच्छे नागरिक का जिम्मेदारी और हकदारी है उसको जरा ऐसे इंटीग्रेट करके देखो, तो तुम इस दुनिया को दोबारा से रास्ता दिखाने वाले बन सकते हो। बिहार के युवाओं को मुझे बस इतना ही कहना है। प्रभात खबर के डिजिटल कार्यालय में आज हमारे अतिथि थे जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी। उन्होंने बताया, उन्होंने 5 सूत्र दिए कि कैसे आप जल प्रकृति को बेहतर और समृद्ध कर सकते हैं ताकि आने वाला कल हमारा बेहतर हो। हम दूसरे अतिथि के साथ फिर किसी दिन हाजिर होंगे। तब तक दीजिए हमें इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।